नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नया प्रीवियस ईयर का सेट लेकर। जो सेट है एसएससी सीजीएल टायर 1 जो कमेंस हुआ था 3 मार्च 2020 को, उसका पहले हम लोगों ने शिफ्ट 1 का क्वेश्चन किया था। अभी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, मैं आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ के सुना देता हूँ। इंस्ट्रक्शन है दोस्तों इसमें कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ एक टेबल दे दिया गया है और इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और एक जगह हमें क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। तो हमें इस पैटर्न को वेरीफाई करके और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा वही दिखाना है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये। तो दोस्तों यहाँ अगर हम गौर से इस टेबल को देखेंगे तो हमें जो फर्स्ट रो है उसमें 3 कॉलम्स है। उसमें जो है पहले बॉक्स में 7, फिर लास्ट बॉक्स में 6 मिलता है और बीच वाले बॉक्स में 13 है। तो दोस्तों बस इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। जो पहले और जो लास्ट बॉक्स में है उन दोनों संख्याओं को जोड़ करके और बीच में लिख दिया गया है। जैसे ये 7 + 6 13, उसी तरह से 18 + 4 22। तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, 15 और 7 दोनों को ऐड कर देना है दोस्तों। 15 और 7 हो जाएगा 22 और ये 22 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 2। यह क्वेश्चन दोस्तों डाइस का क्वेश्चन है। इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दिखाई गई है। उस चिन्ह का चयन करें जो लेस देन चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर है। जो लेस देन, दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है बेसिकली, ये जो 3 डाइस के पोजीशंस हमारे पास दे दिए गए हैं फोटोज, और इसमें तरह तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं उसके सिंबल्स बने हुए हैं और उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि यह जो लेस देन मार्क है इसके अपोजिट वाले साइड पे, अपोजिट वाले फलक पे कौन सा सिंबल आएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जैसे दोस्तों डाइस में जब किसी 2 डाइस पे सेम फेस पे अगर सेम सिंबल या सेम लेटर आए तो जो रेस्ट फेसेज होते हैं उसके सामने वाले फेस पर जो लेटर्स या जो सिंबल होते हैं वह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ इन 2 फिगर को अगर ध्यान से देखेंगे तो सेम फेस पे परसेंटेज दिख रहा है, तो इसीलिए ये सेम फेस पे दिख रहा है। तो इसका जो सेम फेस है मतलब इस फेस का ये अपोजिट हो जाएगा और इस फेस का ये अपोजिट हो जाएगा दोस्तों। मतलब डॉलर के अपोजिट में एंड हो जाएगा दोस्तों और @ के अपोजिट में लेस देन हो जाएगा और ये एक दूसरे का वाइस वर्सा होता है। तो अब क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। हमसे पूछ रहा है लेस देन, तो लेस देन के अपोजिट में @ हो जाएगा। @ 3 नंबर पे है और यह हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के इंस्ट्रक्शन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि यहाँ एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है और हमें यह फाइंड आउट करना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें किन 2 सिंबल को हमें क्या करना है, इंटरचेंज करके यह एक्सप्रेशन सही हो जाएगा। तो दोस्तों पहले वाला जो एक्सप्रेशन है हम लोग पहले उसको इंटरचेंज करके देखते हैं। यह क्या है, भाग और गुना। भाग और गुना को हम लोग आपस में बदल देते हैं चिन्हों को। यहाँ गुना है, भाग है तो यहाँ गुना कर देंगे और यहाँ गुना है
तो यहाँ भाग कर देंगे दोस्तों। और अब हम लोग इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देखते हैं। तो अभी क्या है, सबसे पहले हमें भाग की क्रिया करनी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग भाग की क्रिया करने के लिए आएंगे तो 2 को 12 से भाग देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों कि ये ओवरऑल 36 इंटू 2/12। तो दोस्तों 12 किया 36 और 3 गुना 6, ये 6 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक ये 6 हो गया और ये -6 + 6 कट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा जो कि बराबर नहीं होगा 24 के। यहाँ मैंने इसको कट कर दिया, थोड़ा दिक्कत होगा। हाँ, अब दोस्तों तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं अगले ऑप्शन में। अगले ऑप्शन में क्या करना है दोस्तों, गुना और घटाव, इन दो चिन्हों को आपस में बदल देना है। यहाँ गुना कर देंगे और यहाँ घटाव कर देंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब क्या है, सबसे पहले भाग की क्रिया होगी। तो 36 को 2 से भाग दे देंगे तो ये 18 हो गया। और 3 को 6 से अब गुना कर देंगे, ये 18 हो गया। तो 18 और 18 36, और यहाँ चूंकि गुना था माइनस हो गया तो -12। 36 में से 12 घटाएंगे दोस्तों 24 आ जाएगा। और यह सेकेंड नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यह जो है एनालॉजी का क्वेश्चन है, वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। आइए इसका इंस्ट्रक्शन मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। दोस्तों चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए शब्द युग्म के बीच है। यहाँ हमें एक पेयर दे दिया गया है, एक शब्द युग्म दे दिया गया है, संकाय और शिक्षक। कहने का मतलब है कि जिस तरह से शिक्षक संबंधित है संकाय से, उसी तरह हमारे पास यह 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ढूंढना है कि कौन इस पैटर्न पर आधारित जोड़ा दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ दिया गया है कि झुंड का संबंध है चींटी से नहीं। चींटी का जो होता है दोस्तों वह झुंड नहीं होता है, चींटियों का कतार होता है। अंग्रेजी में चींटी के जो कतार होते हैं उनके लिए कई बार स्वार्म का यूज किया जाता है, कई बार कॉलोनी का यूज किया जाता है और कई बार आर्मी का भी यूज किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। आकाश गंगा, आकाश गंगा क्या है, तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं दोस्तों। ये बहुखंडी इमारतें दी गई है तो ये भी नहीं होगा। कॉलोनी भेड़िया, कॉलोनी भेड़िया जो है भेड़ियों का झुंड होता है, कॉलोनी नहीं होता है, कॉलोनी चींटियों का होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 बेरा, ट्रक, ट्रकों का जो समूह होता है उसे हम लोग बेरा कहते हैं दोस्तों। ट्रक हो गए या फिर कोई भी जो गाड़ियां होती है, जब गाड़ियां बहुत ज्यादा गाड़ियों का एक समूह एक काफिला जब चलता है तो हम लोग उसे बेरा कहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन 4 बेरा ट्रक हो जाएगा। आइए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आइए मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको पढ़ के सुनाता हूं। संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है। उस असमान संख्या युग्म का चयन करें। इसमें दोस्तों यह जो क्वेश्चन है वह क्लासिफिकेशन पे है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले सेट प्रैक्टिस के वीडियो में ही बता चुका हूं कि बहुत सारे जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं उस पर ऑलरेडी वीडियो हमने प्रोवाइड करा रखा है अपने चैनल पे। और इसी में जो है आपको जो पहला क्वेश्चन था एनालॉजी, उसके वीडियो भी है और ये जो है क्लासिफिकेशन, इसके वीडियो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर प्रोवाइड कराया हुआ है ऑलरेडी। तो और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असमान संख्या युग्म का चयन करें। तो हमें अब इसमें जो है एक सेम पैटर्न फॉलो कर रहा होगा और जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा दोस्तों वही हमारा आंसर होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 1 में है 28 और 60।
तो दोस्तों यहाँ पहले जो टर्म दो दिए गए हैं, जो एक संख्या दिया गया है उसमें जो अंक दो अंक दिए गए हैं, इन दोनों अंकों का सम अगर हम करें दोस्तों तो होगा 8 और 2 10, और यह 60 जो है इसी का गुणक है दोस्तों। अगला कुछ ऑप्शन है, इसमें देखिए 4 और 2, तो 4 और 2 6 होगा दोस्तों, 6 का गुणक यहाँ दूसरा संख्या है। इसी तरह से अगर तीसरे ऑप्शन के पहली जो संख्या उसके दोनों अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो 9 और 3 12 होगा दोस्तों, और यह 12 का ही गुणक इसका दूसरा संख्या है। अब चौथे में देखते हैं 7 और 5 12, और लेकिन ये जो दूसरा संख्या है दोस्तों वह क्या है, इसका गुणक नहीं है, इसका मतलब यह यहाँ पे असंगत है और ऑप्शन 4 ही हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पैटर्न क्या है दोस्तों, तो पैटर्न है 19 इंटू 3 एंड 19 इंटू 2, तो ये पैटर्न भिन्न पैटर्न है, इसलिए यह असंगत होगा, और ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 57 और 38 होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का इंस्ट्रक्शंस मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। हमारे पास कुछ 5 ऑप्शन दिए गए हैं और इन्हें एक तार्किक रूप से हमें संगठित करना है, इसे तार्किक रूप से हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है, और फिर वो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो व्यवस्था सही होगी उसे हमें अपने आंसर के रूप में चुनना है दोस्तों। तो आइए देखिए, एक नंबर में दिया है षटभुज। षटभुज जो होता है दोस्तों उसमें 6 भुजाएं होती है। नौभुज में 9 भुजाएं होती है। पंचभुज में 5 भुजाएं, सप्तभुज में 7 भुजाएं और अष्टभुज में 8 भुजाएं होती है दोस्तों। तो इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में दिखा देना है दोस्तों। तो पहले होगा पंचभुज, फिर होगा षष्ठभुज, फिर होगा सप्तभुज, फिर अष्टभुज और फिर नौभुज। तो दोस्तों पंचभुज कहाँ है, 3 नंबर पे, तो सबसे पहले 3 नंबर आएगा। तो देखिए ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है, और यह हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं, ये क्या है, सेकेंड में आएगा षष्ठभुज। षष्ठभुज 1 नंबर पे है। फिर उसके बाद सप्तभुज 4 नंबर पे है। फिर उसके बाद अष्टभुज 5 नंबर पे है और नौभुज 2 नंबर पे है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यह है एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ रिलेशंस पहले से दे दिए गए हैं और उसके आधार पर एक एक्सप्रेशन दिया गया है, और हमें इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करके हमें एस का आर से रिलेशन दिखाना है। आइए देखते हैं दोस्तों, लिखा है कि a प्लस बी का अर्थ है बी ए का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है a बी की माँ है, a गुना b का अर्थ है a b के पिता है, और a भागा b का अर्थ है a b का बेटा है। तो अब इसी आधार पर यह जो समीकरण दिया गया है दोस्तों, इसको हम लोग डिकोड करेंगे और फिर उसके बाद ये एस का आर से रिलेशन दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं P प्लस आर। तो P प्लस आर पहले हम क्या करेंगे, जितने एक्सप्रेशन दिए गए हैं उसको हम डिकोड कर लेंगे। P प्लस आर, प्लस का मतलब क्या है, प्लस a प्लस बी का मतलब है कि बी ए का भाई है, दूसरा वाला जो है पहले वाले का भाई है। तो बी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब बी नहीं सॉरी, यहाँ पे
आर किसका, पी का भाई है, यह मेल है। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह से देखेंगे आर गुना टी दिया गया है, तो आर गुना टी का पहले हम लोग इसके रिलेशन को डिकोड कर लेंगे। आर गुना टी, ए गुना टी का अर्थ है ए बी के पिता है, मतलब पहला वाला दूसरे वाले का पिता है, तो पहला वाला दूसरे वाले का पिता है, तो आर टी का पिता है, आर टी का पिता है। अब हम लोग अगला जो पेयर है वो उठाते हैं, टी माइनस क्यू। अब इस रिलेशन को हम लोग डिकोड करेंगे। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, मतलब पहले वाला जो है वह दूसरे वाले की माँ है, तो पहले वाली जो है ये दूसरे वाले की माँ होगी, तो टी, हाँ, टी क्यू की माँ है, ये हो गया। अब अगला एक्सप्रेशन Q डिवाइडेड बाई S। अब इसको हम लोग डिकोड करेंगे, तो A भागा B, A भागा B का अर्थ है ए बी का बेटा है, कहने का मतलब पहले वाले दूसरे वाले का बेटा है, तो पहला वाला जो है दूसरे वाला का बेटा है, पहला वाला दूसरे वाला का बेटा है, तो Q S का बेटा है। अब लास्ट जो समीकरण, लास्ट जो बचा है जोड़ी, वो क्या है, S प्लस यू। अब हम लोग इसको भी डिकोड कर लेंगे। S प्लस ए प्लस बी, मतलब बी ए का भाई है, ए प्लस बी का मतलब है कि दूसरा वाला जो है पहले वाले का भाई है, दूसरा वाला जो है पहले वाले का भाई है। और यहाँ दोस्तों टी क्यू की माँ है, तो टी महिला हो जाएगी, क्यू एस का बेटा है, ये प्लस हो जाएगा, मतलब यह मेल हो जाएगा, और आगे है कि यू एस का भाई है, तो यू का भी जेंडर क्लेरिफाई हो गया यहाँ। अब ये जो डिकोड किया हमने, इसके आधार पर एक हम लोग फैमिली ट्री बना देंगे और फिर उससे हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। हमें एस का आर से रिलेशन ढूंढना है, तो अब देखिए आर पी का भाई है, आर जो है पी का भाई है, ठीक है, फिर आर टी का पिता है, आर जो है टी का पिता है, आर जो है टी का पिता है, ठीक है, टी क्यू की माँ है, यह टी जो है यह किसकी माँ है, और टी का पिता है। टी क्यू की माँ है, फिर क्यू एस का बेटा है, क्यू एस का बेटा है, क्यू जो है एस का बेटा है, तो एस यहाँ आ जाएगा, एस यहाँ आ जाएगा और यह प्लस हो जाएगा, बेटा है तो ये इसका पिता हो जाएगा, ठीक है। अब एस यू का भाई है, यू जो है एस का भाई है, एस का भाई क्या है, यू है, एस का भाई जो है
यू है। तो दोस्तों हमने ये फैमिली ट्री बना लिया। अब इसके आधार पे कह रहा है कि आर का एस का आर से क्या संबंध है, एस का आर से क्या संबंध है। तो दोस्तों आर जो है टी का पिता है और एस और क्यू आपस में हस्बैंड वाइफ है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एस का आर से क्या संबंध है, तो आर का कौन लगता है, एस, दामाद। ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसका इंस्ट्रक्शन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान हैं और अलग हैं। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। हमें इसमें असंगत अक्षर समूह का चयन करना है दोस्तों। तो असंगत जब भी हमें असंगत चुनना हो तो यह क्वेश्चन जो होता है दोस्तों क्लासिफिकेशन का होता है। हमें ये जो गिवन 4 ऑप्शन है इसमें से कोई एक ऐसा होगा जो बाकी 3 के साथ रिलेट नहीं कर रहा होगा, वह एक अलग कैटेगरी अपना बनाता होगा और उसे ही हमें ढूंढना है, वह हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। यहाँ है दोस्तों ऑप्शन 1 में FHKM, FHKM। यह अगर इसको हम न्यूमेरिक वैल्यू के हिसाब से देखें तो 6, 8, 11, 13, 6, 2, 8, 8, 3, 11, 11 और 2, 13। यहाँ 6 + 2 है, 8 + 3 है और 11 + 2 है, मतलब 2, 3, 2 में बढ़ रहा है यह सीरीज। आइए अगले क्वेश्चन, अगले ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। सॉरी, अगला जो ऑप्शन है दोस्तों इसमें अगर इसको हम न्यूमेरिक वैल्यू के हिसाब से देखें तो यह है 1 नंबर, ये 4 नंबर, ये 7 नंबर और ये है 10 नंबर। और अगर इसमें जो सीरीज कैसे बढ़ रहा है तो ये +3 हो रहा है दोस्तों, ये +3 हो रहा है, यह भी +3 हो रहा है और यह भी +3 हो रहा है। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10। अब आइए यहाँ 3 + 3 का जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ 3, यहाँ 2 + 3 + 2 था और यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में हम देख रहे हैं 3 + 3 + 3 है। अब हम लोग आगे चेक करते हैं। यहाँ है 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर। अगर हम लोग इसमें देखें तो यहाँ भी +3 और +3 का रिलेशन बन रहा है दोस्तों। तो फिर से यह +3 का मतलब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में सिमिलरिटी दिख रही है हमें, और ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं, सिमिलर पैटर्न पे है। अब चौथा हम लोग देखते हैं 10, 13, 16, 19, यह भी वही है दोस्तों, +3 तो यह ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 सेम पैटर्न पे है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका अलग पैटर्न है, तो यह असंगत हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं दोस्तों। यह है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाले अक्षर समूह का चयन करें। यहाँ क्या है, यहाँ दोस्तों हमें एक सीरीज दे दिया गया है, अल्फाबेटिकल सीरीज है यह, और इसमें एक जो टर्म है उसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है और बाद बाकी जो टर्म है उसके पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें यह जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे कौन सा ग्रुप आएगा लेटर्स का, वो हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। यहाँ है दोस्तों बी 2 नंबर, ये है 18 और ये है 8। अगले टर्म में हम लोग देख रहे हैं ये है 26 नंबर, ये है 21 नंबर और ये है 4 नंबर। तो हम यहाँ एक एक जैसे पहले लेटर को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ बी है 2 नंबर, 2 नंबर के बाद यहाँ आ गया है 26, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ जो है माइनस का रिलेशन बन रहा है, -2, -1 करेंगे तो ए हो जाएगा, -2 करेंगे तो जेड हो जाएगा। अब जेड में फिर हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा रिलेशन बन रहा है।
जेड से फिर -2 कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 26 है तो 24 नंबर लेटर हो जाएगा एक्स हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं यही फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो अगर 24 में -2 करेंगे तो 22 नंबर, 22 में -2 करेंगे 20 नंबर, 20 में -2 करेंगे 18 नंबर। तो ये पहले लेटर का सीक्वेंस हमें मिल गया है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं दूसरे मिडिल में जो लेटर है उसका पैटर्न ढूंढते हैं हम लोग। यहाँ देखिए दोस्तों 18 है और दूसरा जो टर्म है उसमें 21 नंबर है, तो 18 में 3 अगर हम लोग जोड़ देते हैं दोस्तों तो यह 21 हो जाता है। मतलब +3 का सीरीज चल रहा है। यहाँ भी हम क्या करेंगे +3 कर देंगे, तो 21 और +3 24 मतलब x। फिर यहाँ +3 करके चेक करेंगे हम लोग, तो अगर 24 में +3 करेंगे दोस्तों तो 24 फिर 25 फिर 26 मतलब 26 जेड हो जाएगा। और फिर जब अल्फाबेटिकल सीरीज में हम लोग कभी भी बढ़ते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते हैं दोस्तों तो ए के बाद जेड आता है। ए से बढ़ते बढ़ते जब हम जेड के पास आ जाते हैं तो यह साइकिल ए बी सी डी ऐसे करके स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ जेड के बाद फिर क्या आएगा दोस्तों ए, तो ए आ गया और 1 प्लस फिर 3 तो 4 आ गया और 4 + 3 7 आ गया दोस्तों। 7 नंबर जी का होता है। अब हम लोग लास्ट वाला पैटर्न देखेंगे एच। 8 नंबर है और यहाँ क्या है 4 नंबर है, तो 8 - 4 -4 का रिलेशन यहाँ है, तो फिर यहाँ भी हम -4 कर देंगे। तो डी 4 नंबर में अगर हम फिर से माइनस करेंगे 4 दोस्तों तो यहाँ आ जाएगा जेड। अब फिर देखिए जेड 26 में 4 माइनस करेंगे तो 22 नंबर, 22 में 4 माइनस करेंगे तो 18 नंबर, 18 में 4 माइनस करेंगे तो 14 नंबर। तो ये हमारा सीरीज यहाँ क्या आ गया, जो क्वेश्चन मार्क था वहां x z। तो अब ऑप्शन में हमारे 3 नंबर में x z दिख रहा है दोस्तों, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये 9 नंबर क्वेश्चन हल हो गया हमारा। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 की हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है दोस्तों, यह मिरर इमेज पे आधारित एक क्वेश्चन है। फिगर मैं यहां बना दिया हूं। इस क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है कि जब एक दर्पण दी गई आकृति की दाईं ओर रखा गया हो तो उसकी सही दर्पण छवि का चयन करें। तो देखिए दोस्तों, कभी भी अगर पेपर पे दाईं ओर कहा जाता है तो यह हमारा जो राइट हैंड होता है, राइट हैंड जिस वे में हम लोग लिखते हैं, जैसे लेफ्ट टू राइट जो हम लोग लिखते हैं, तो ये हमारा राइट होता है और यह हमारा लेफ्ट होता है दोस्तों। तो यहाँ राइट में कह रहा है मिरर रखने के लिए, तो राइट में मैंने यहाँ एक ये मिरर बना दिया, ये यहाँ पे मिरर है। और दोस्तों जैसा कि आपको मैं पहले सेट प्रैक्टिस में भी मिरर इमेज कैसे बनता है इसके बारे में डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि कभी भी जब मिरर इमेज की बात हो रही हो दोस्तों, तो मिरर इमेज जब भी बनेगा तो हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है वह लेफ्ट टू राइट कर देना है। जैसे दोस्तों देखिए कि अगर यह पेन अगर इस डायरेक्शन में मैंने रखा हुआ है और कोई भी अगर बात कर रहा हो कि मिरर इमेज इस पेन का कैसा बनेगा, और जब ये जो मेरी उंगली है यहाँ अगर मिरर रखा हुआ है तो मिरर जिधर है उसी डायरेक्शन में यह क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में हो जाएगा, सीधा उल्टा हो जाएगा। और कभी भी जब अगर वाटर इमेज की बात हो रही हो तो ये टॉप टू बॉटम हो जाता है दोस्तों, टॉप टू बॉटम। जैसे अगर पेन इस डायरेक्शन में ऐसे है वर्टिकली, तो यह क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में चलाएगा। दिस इज वाटर इमेज। एंड इन द केस ऑफ मिरर इमेज द फिगर मूव्स लाइक दिस वे, इस तरीके से वह मुड़ जाएगा, लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। और वाटर इमेज जब भी रहेगा तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ चूंकि मिरर इमेज है तो हमें लेफ्ट टू राइट करना है, तो ये एक बॉक्स है, तो ऐसा एक बॉक्स तो रहेगा दोस्तों। अब इस बॉक्स में क्या है, देखिए यहाँ सबसे पहले ई दिख रहा है, तो ई सीधा ऐसे
उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा लेफ्ट टू राइट। इसका जो लेफ्ट पोर्शन है वो राइट में चला जाएगा और जो राइट पोर्शन है वो लेफ्ट में चला जाएगा। तो ये हुआ। इस ई के जस्ट पीछे एक हमें फिगर दिख रहा है, एलिप्टिकल फिगर दिख रहा है, यह इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यह उल्टा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यह एक एरो का साइन है, एरो का साइन जो है वह लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। और यहाँ जो एक ट्रायंगल है दोस्तों, तो ये ट्रायंगल भी जो इसका लेफ्ट पोर्शन है वह राइट पोर्शन हो जाएगा और जो राइट पोर्शन है वह लेफ्ट पोर्शन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का फिगर हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये हो गया इसका मिरर इमेज। अब हम लोग ऑप्शन में ढूंढेंगे कि यह सेम ऐसा फिगर कौन से ऑप्शन में है। तो अगर ऑप्शन को ध्यान से देखा जाए दोस्तों, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन जो है वह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 का जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। किसी निश्चित कूट भाषा में पेन को 32, 10, 28 लिखा जाता है, उस भाषा में टब को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ देखिए, पेन को कूटबद्ध किया गया है, यह कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। पेन को कूटबद्ध किया गया है 32, 10, 28 में। तो उसी पैटर्न पर, उसी कूट भाषा में टब को क्या लिखा जाएगा, टब को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चंस है दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यह जो पेन है इसके न्यूमेरिक वैल्यू की तरफ जाएंगे हम लोग। P का न्यूमेरिक वैल्यू होता है 16, E का होता है 5, N का होता है 14। अब आगे जो कूट है उसमें हम लोग जब देखेंगे, उसमें कुछ रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने क्या किया है कि 16 को डबल करके यहाँ लिख दिया, 5 को डबल करके 2 गुना करके यहाँ लिख दिया, 14 को 2 गुना करके यहाँ लिख दिया। मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यूज है लेटर के, उसको 2 गुना करके कूट भाषा में लिख दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ 20 है तो 20 का 2 गुना 40 हो जाएगा, 21 का 2 गुना 42 हो जाएगा और 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा दोस्तों। अब यही ऑप्शन जो होगा वो हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 40, 42 और 2 है, तो ये नहीं होगा। 40, 42 और 4 है, 2 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे की ऑप्शन को देखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 का इंस्ट्रक्शन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। किसी निश्चित कूट भाषा में हैमर को HAMMER को ICPQJX लिखा जाता है, उस भाषा में रिंच को कैसे लिखा जाएगा, WRENCH को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ मैंने ये लिख के रखा हुआ है क्वेश्चन, हैमर, हैमर को कूटबद्ध किया गया है इस तरह से, उसी कूट में हमें रिंच को कूटबद्ध करना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ फिर से हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या इसमें सीक्वेंस है। यहाँ देखिए H जो है दोस्तों 8 नंबर है, इसको I के रूप में कूटबद्ध कर दिया गया, +1 कर दिया गया। A है 1 नंबर, यहाँ 3 नंबर लिखा गया, मतलब यहाँ जो है 2 ऐड कर दिया गया, मतलब कि वो क्या रहा है दोस्तों, इसमें 1 प्लस कर दिया, इसमें 2 प्लस कर दिया, इसमें 3 प्लस कर दिया, अगले टर्म में 4 प्लस कर दिया। फिर E है 5 नंबर, इसमें 5 प्लस कर दिया और R में 6, छठा नंबर, छठा लेटर है तो इसमें 6 ऐड कर दिया गया। तो इसी तरह से दोस्तों 8, 1, 9, 1 और 2 3, 13 और 3 16, 13 और 4 17, 5 और 5 10 और 18 और 6 24। इस तरह से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, उसी बेस पर यहाँ W है 23 नंबर है, यह 18 नंबर है, ये 5 नंबर, ये 14, ये 3 एंड ये 8। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 23 है, इसमें पहला टर्म है तो 1 ऐड करेंगे। 24 नंबर क्या होता है दोस्तों, X। 18 दूसरा नंबर है +2 और ये 18 और 2 20 हो जाएगा।
तो टी हो जाएगा। ये तीसरा नंबर अल्फाबेट है ये, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 5 है तो 5 + 3, 5 और 3 8, 8 नंबर होता है दोस्तों एच। यहाँ चौथे नंबर में हम लोग 4 ऐड कर देंगे, 14 और 4 18। यहाँ आर हो जाएगा दोस्तों। ये पांचवा नंबर है, इसमें हम लोग 5 ऐड करेंगे। सी 3 नंबर, 5 और 3 8, 8 नंबर एच हो जाएगा दोस्तों। यहाँ एच 8वां नंबर है और ये छठे प्लेस पे है, तो 6 ऐड कर देंगे, 8 6 14, 14 मतलब एन। तो ये अब हम लोग ढूंढेंगे कि ये किस ऑप्शन में है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स टी आई ये नहीं होगा, एक्स टी एच आर एच एन 2 नंबर ऑप्शन फिर से हमारा आंसर होगा। तीसरे और चौथे को हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा सॉल्व। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाली आकृति का चयन करें। यहाँ हमें दोस्तों 4 आकृतियां दे दी गई है पहले से, और 5वें बॉक्स को ब्लैंक रखा गया है, और 5वें ब्लैंक में कौन सी आकृति आएगी दिए हुए ऑप्शंस में से, ये हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमें ये जो फिगर के मूवमेंट्स हैं, बस इनका जो रिलेशन है उसे फाइंड आउट करना है, और उसी के आधार पे हमें 5वें फिगर तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि जहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है कि एक पेंटागन है, पेंटागन सब में दिया गया है, और पेंटागन जो है वह 180 डिग्री पे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज। ये क्या हो रहा है कि यहाँ से इसका यह पोर्शन घूम के अगले फिगर में यहाँ आ गया, अब फिर यहाँ से यह घूम के यहाँ ऊपर की तरफ आ गया है, फिर यहाँ से फिर यह घूम के ये इस डायरेक्शन में आ गया, तो यहाँ फिर इसका जो ऊपरी पार्ट है वो यहाँ आ जाएगा। तो जो फोटो होगा दोस्तों वो तकरीबन इस तरह से बनेगा। ये ड्रा करना थोड़ा इस तरह से फिगर बनेगा ये फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर जो 2 आकृतियां छोटी छोटी है उनके साथ क्या हो रहा है। यह क्या है दोस्तों, यहाँ एक ट्रायंगल है, यह फिर 90 डिग्री 180 डिग्री शिफ्ट कर जा रहा है, यह मतलब ये ऊपर के नीचे हो जा रहा है, ऊपर का नीचे हो जा रहा है, और इनका जो डायरेक्शन है वह चेंज हो रहा है। ये जैसे त्रिभुज का जो यह ऊपरी शीर्ष है या ऊपर है तो यहाँ नीचे हो गया, और यह जो एरो है यह एरो 180 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर जा रहा है। यहाँ है तो ये मूव करके इसका डायरेक्शन इस दिशा में चला जा रहा है, यह नीचे था तो ऊपर हो गया, ऊपर से फिर नीचे हो गया, फिर नीचे से इसी तरह ऊपर हो गया, तो यहाँ नीचे होगा, और डायरेक्शन इनका 180 डिग्री चेंज होगा। तो यह जो एरो है वह नीचे होगा और कुछ इस तरह से इसका डायरेक्शन होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ 2 आकृतियों में त्रिभुज है, अगली 2 आकृतियों में चतुर्भुज है, तो अगली आकृति जो होगी 2 उसमें पंचभुज आएगा। तो यहाँ एक पेंटागन होगा इसके अंदर, तो पेंटागन होगा और वह ऊपर होगा। तो आइए दोस्तों यहाँ हम लोग एक पेंटागन बना देते हैं, और इस तरह की आकृति हमारे ऑप्शन में से जो होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन 1 में पेंटागन के अंदर में पेंटागन है और एक एरो भी है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वह जैसा होना चाहिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ये नहीं होगा। दूसरे में यहाँ चतुर्भुज दे दिया गया इसलिए ये नहीं होगा। तीसरा जो है वह पेंटागन के अंदर पेंटागन, और यह जो एरो का जो डायरेक्शन हमें चाहिए था वो है, तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है ना, घुमाने की अनुमति नहीं है दोस्तों। तो यह एक फिगर दे दिया गया है दोस्तों, और नीचे 4 हमारे पास ऑप्शन दे दिए गए हैं, 1 2 3 का मैंने फिगर बना दिया है, और 4 इस तरह से है। ये फिगर कुछ डिफिकल्ट था इसलिए मैंने जो आंसर है बस वही एक फिगर बनाया है कि जिसमें हमारा आंसर छुपा हुआ है दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कैसे इसमें हमारा यह जो एम्बेडेड फिगर है वह
कैसे दिखेगा, आइए देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक वर्टिकल लाइन दिख रहा है दोस्तों, और उसमें क्या है कि एक छोटा स्लैंट लाइन है और उनको दो स्लैंट लाइंस आपस में उनको टच करके एक फिगर बनाती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि यहाँ हमें एक वर्टिकल लाइन मिल रहा है। ये जो पोर्शन है, मैं इसे ब्लैक में बताता हूँ आपको। यह जो पोर्शन है दोस्तों, यह एक वर्टिकल लाइन है। इसमें देखिए ये स्लैंट लाइन आपस में जुड़ी हुई है और ये हूबहू यही फिगर है और ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसका इंस्ट्रक्शन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ दोस्तों एक टेबल बना दिया गया है जिसमें 9 खाने हैं। 9 खानों में 9 में से 8 खानों में कुछ न कुछ संख्याएं दी गई है और एक खाने में प्रश्न चिन्ह का साइन दिया गया है, और यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वही हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। और इसके एवज में हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन यहाँ आएगा। तो आइए हम लोग क्या पैटर्न है इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो जब हम पहले रो में देखेंगे दोस्तों, तो इसके जो पहले 2 कॉलम में 5 और 4 दिए गए हैं, तो 5 और 4 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों तो 25 और प्लस 16, और अगर इसको सम करेंगे दोस्तों तो 6 5 11 का 1 हाथ में 1 2 1 3 और 1 4, और यह तीसरे कॉलम में लिखा गया है। इसी तरह से अगर हम दूसरे रो की बात करेंगे तो 15 का स्क्वायर दोस्तों 225 और 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ क्या है 6 5 11 का 1 हाथ में 1 2 3 5 और 1 6 और 2 261। तो 261 ए नंबर में है, यह हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब तीसरे में भी वो पैटर्न अगर हम चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 11 का स्क्वायर 121, 1 और 1 2 8 और 2 10 के 2 0 हाथ में 1 और 1 और 2 202। तो इस तरह से दोस्तों यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 261, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है यह वेन डायग्राम पे आधारित क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशंस दे दिए गए हैं और उसके आधार पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। तो यहाँ दिया गया है दोस्तों कि दिए गए वेन आरेख में वृत्त महिलाओं को, वृत्त जो है महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही है, त्रिभुज जो है वह शिक्षकों को रिप्रेजेंट कर रही है, और यह आयत जो है यह आयत अविवाहितों को रिप्रेजेंट कर रही है। और इस आधार पे हमें एक डाटा दे दिया गया है एक वेन डायग्राम बना करके, और हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी विवाहित महिला शिक्षक हैं, कितनी महिलाएं हैं विवाहित जो कि शिक्षक है। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ यह आयत जो है यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अविवाहित को, और ट्रायंगल जो है दोस्तों, ट्रायंगल मतलब ये शिक्षकों को डिनोट कर रहा है, और वृत्त जो है वह महिलाएं हैं, महिलाएं हैं। तो अब हमें फाइंड आउट करना है विवाहित महिला जो कि शिक्षक हैं। तो देखिए शिक्षक होने के लिए उन्हें ट्रायंगल में आना होगा, ट्रायंगल की परिधि में जब तक नहीं आएंगे तब तक वो शिक्षक नहीं हो सकते हैं, और वृत्त के परिधि में जब तक नहीं आएंगे तब तक वो महिलाएं नहीं हो सकती है। यानी महिला होने के लिए उन्हें वृत्त की परिधि में होना होगा, और शिक्षक होने के लिए उन्हें त्रिभुज की परिधि में होना होगा। लेकिन विवाहित होने के लिए, हमें विवाहित ढूंढना है, तो विवाहित होने के लिए उन्हें आयत की परिधि में शामिल नहीं होना होगा, क्योंकि आयत जो है वह अविवाहितों का समूह है। तो अविवाहित जो विवाहित होंगे वह आयत की परिधि से बाहर होंगे। तो ये हमें ऐसा फिगर ढूंढना, ऐसा क्षेत्र ढूंढना है जो आयत में नहीं हो और वृत्त और त्रिभुज दोनों में हो। तो यहाँ यह पोर्शन जो है दोस्तों, यह पोर्शन, यह एक ऐसा पोर्शन है दोस्तों जो आयत में नहीं है लेकिन वृत्त और त्रिभुज दोनों में है, और इस बीच में संख्या लिखी हुई है 3।
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि यही इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको भी कर रहा है और इसको नहीं कर रहा है। तो जो अविवाहित नहीं होंगे वो विवाहित होंगे। तो जो ये पूरा पोर्शन जो है ये विवाहितों का है। इसमें हमें महिला और शिक्षक जो दोनों है वही ढूंढना है। तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। 3 ऐसी महिलाएं हैं जो विवाहित भी हैं और शिक्षक भी हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वह क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग इसमें कह रहा है कि जिस तरह से हृदय रोग विशेषज्ञ संबंधित है हृदय से, उसी तरह से स्नायु रोग विशेषज्ञ डैश से संबंधित होंगे। यहाँ खाली स्थान दिया गया है तो इसे हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो यह बेसिकली एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ जिस तरह से हृदय रोग विशेषज्ञ हृदय रोगी का इलाज करते हैं, उसी तरह स्नायु रोग विशेषज्ञ जो है वो मस्तिष्क का इलाज करते हैं दोस्तों। मस्तिष्क, और यह जो है दोस्तों यह 4 नंबर ऑप्शन में है और वह हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है दोस्तों इसमें हमें एक अल्फाबेटिकल सीरीज दिया गया है और उसमें जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ कौन सा लेटर आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है JMP, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, फिर है V और अगला टर्म है Y। ऑप्शन है हमारे पास, एक में R, 2 नंबर ऑप्शन है S, 3 नंबर ऑप्शन है दोस्तों O और 4 नंबर ऑप्शन है T। तो अब हमें इस सीरीज में जो पैटर्न है उसे फाइंड आउट करके और कुछ आंसर तक पहुंचने की कोशिश करना है। जैसे देखिए यह J है, इसका अगर न्यूमेरिक वैल्यू देखें दोस्तों तो ये है 10। M का न्यूमेरिक वैल्यू है दोस्तों, M का न्यूमेरिक वैल्यू होता है 13। उसी तरह से P का न्यूमेरिक वैल्यू 16 है। तो हम लोग पैटर्न अगर देखें तो 10 + 3 13 + 3, तो इसी तरह से 16 + 3 19 हो जाएगा दोस्तों, और 19 + 3 22 होगा और 22 + 3 25 होगा। तो ये सीरीज हमारा सही बैठ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा लेटर आएगा? S आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है दोस्तों इसमें यह एक फिगर दे दिया गया है और इसको यह जो डॉटेड लाइन है यहाँ से फोल्ड किया जाता है। इस पोर्शन को फोल्ड करके इसके ऊपर जब डाल दिया जाता है तो वह कैसा दिखेगा। तो दोस्तों अब हमें क्या देखना है कि ऐसे फिगर में क्या होता है दोस्तों कि यह पार्ट है जो राइट का जो पोर्शन है यह लेफ्ट की तरफ चला जा रहा है, मतलब यह मिरर इमेज की तरह काम करेगा। तो यह तो एज इट इज रह जाएगा और इसके ऊपर ये जो पोर्शन है इसका मिरर इमेज छप जाएगा दोस्तों। तो आइए हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इसका कौन सा आंसर होगा। जैसे देखिए यहाँ 2 स्लैंट लाइनें हैं। तो देखिए दोस्तों पहला चीज तो यह जो डायगोनल लाइन है यह एक इस डायरेक्शन में है और दूसरा जब होगा तो इस डायरेक्शन में। तो यह जो फोटो है हमारा उसमें 2 डायगोनल कट होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 डायगोनल कट है तो ये कंसीडरेशन में रहेगा हमारे। इसमें 2 डायगोनल लाइन नहीं है तो यह हमारे कंसीडरेशन में नहीं रहेगा, मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा। यहाँ 2 डायगोनल कट है तो ये रहेगा और चौथा भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ही डायगोनल कट है दोस्तों। तो 2 फिगर जो है हमारा अभी क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बचा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3। अब हम लोग इसमें देखते हैं दोस्तों कि देखिए कि यहाँ ऑलरेडी पहले से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये जब दूसरी तरफ आ जाएगा तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेंगे, दोनों में दिख रहे हैं। अब जो है दोस्तों कि एक बस यह फिगर जो है, यह जो स्लैंट लाइन आया है इसके स्थिति को अगर हम पता कर लेंगे तो हम अपने आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कि यह जो है
दाएं तरफ का पोर्शन है, तो हमने आपको बताया कि मिरर इमेज में जो दाएं तरफ का पोर्शन होता है वो बाएं तरफ चला जाता है। मतलब यह जो डायगोनल को छू रहा है दोस्तों, यह कहाँ हो जाएगा, इस पोर्शन पे होना चाहिए। तो देखिए इसमें ये क्या है, इस पोर्शन पे है, तो ये 3 नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा दोस्तों। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन जो है यह हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी हल कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें तीसरी संख्या का चौथी संख्या का से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ हमें 53 दिख रहा है, तो 53 का रिलेशन जो 2809 में है, वही यहाँ पर जो संख्या होगी उसका रिलेशन 1024 से होगा दोस्तों। तो अगर गौर से देखेंगे दोस्तों, तो यह जो 53 है यह इसका क्या है, वर्ग है। 53 का वर्ग ये है। तो दोस्तों देखिए 53 का, अब ये 53 बहुत बड़ी संख्या है, तो हमें देखते ही कैसे पता चलेगा कि यह इसका स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ 3 है, तो 3 का स्क्वायर, इसके लास्ट में 09 है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह स्क्वायर हो सकता है। लेकिन एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए दोस्तों आइए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जिससे आपको 51 से लेकर के 59 तक का स्क्वायर रूट याद रखने की जरूरत ही नहीं है। वो आप बस देखते ही बता देंगे कि यह वर्ग है 51 से लेकर के 51 टू 59। देखिए दोस्तों यहाँ 2 अंक हैं, 2 अंकों से मिलकर के एक 5 और एक जो है दोस्तों यह 1, इनसे मिलकर के ये बना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस सिंपल सा करना है कि यह जो पहला यूनिट प्लेस पे जो है, इकाई के स्थान पर जो भी अंक रहेगा उसको हमें उसका वर्ग करके और 2 डिजिट में लिख देना है पहले। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसे 01 ऐसे हम लिख लेंगे। और जो लास्ट में 5 ही रहेगा सब में, तो 5 का स्क्वायर 25, और ये इसके जो इकाई स्थान पर संख्या रहेगा वह उसमें जोड़ देना है। तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 1, तो यहाँ 26 लिख देंगे। यह हो जाएगा 51 का स्क्वायर। इसी तरह से अगर हमें 52 का स्क्वायर निकालना हो दोस्तों, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 डिजिट में इस तरह से लिख देंगे, और 50 25, 25 और 2 27, ये हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से अगर 53 का हमें करना हो, तो 3 तिया 9 और 50 25 और यह 3 उसमें जोड़ देंगे तो 28, यही 2809 है ना यहाँ दोस्तों। तो इस तरह से हम अब जैसे अगर हमें निकालना हो 59 का दोस्तों, तो 9 का 9 9 81, चूंकि यह 2 डिजिट में है तो यहाँ 0 लगाने की जरूरत नहीं है। 25 और 25 में हम लोग 9 जोड़ देंगे, तो 9 5 14 के 4 हाथ में 1 और 2 और 1 3, यह हो जाएगा 59 का स्क्वायर। तो इस तरह से दोस्तों 51 से लेकर के 59 तक आपको स्क्वायर याद करने की जरूरत नहीं है। यह आप बस इस टेक्निक के आधार पर आसानी से देखते ही पता कर लेंगे कि इसका स्क्वायर क्या होगा। तो जब 53 का स्क्वायर यहाँ है, तो अब हमें ये निकाल लेना है कि 1024 जो है वह किसका स्क्वायर होता है। तो दोस्तों यह 32 का स्क्वायर होता है, और इसलिए ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से अब हम लोग ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 जो है दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें जो है हमारे पास 8 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 7 शब्द किसी न किसी तरह से समान है और एक अलग है। असंगत शब्द का चयन करें। यहाँ पे हमें 8 शब्द दे दिया गया है दोस्तों। वो 8 शब्द क्या है, वह है मॉनिटर, फिर उसके बाद से है हेडफोन, फिर है कीबोर्ड, फिर इसके बाद से है विंडोज, फिर है प्रिंटर, फिर है दोस्तों स्कैनर,
फिर है दोस्तों लास्ट में स्पीकर। तो अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो ये जो भी शब्द दिए गए हैं 8 शब्द 7 शब्द जो भी दिए गए हैं, 7 ही शब्द दिए गए हैं दोस्तों। तो ये जो 7 शब्द है यह कहीं ना कहीं कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो कंप्यूटर में हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों कि कंप्यूटर में बेसिकली 2 तरह की चीजें होती है, एक हार्डवेयर होती है, एक सॉफ्टवेयर होती है। हार्डवेयर वह होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, जो फिजिकल इक्विपमेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, तो उसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं। और सॉफ्टवेयर वह होता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, वह प्रोग्राम्स होता है जिसे हम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं और उस पर हमें यूजर इंटरफेस देता है और हम उसको उस पर जो भी एप्लीकेशंस करना होता है हमें, वो हम कंप्यूटर पे करते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए दोस्तों मॉनिटर, इसे हम छू सकते हैं, यह हार्डवेयर है। हेडफोन हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, स्पीकर भी हार्डवेयर और स्कैनर भी हार्डवेयर। लेकिन यह विंडोज जो है दोस्तों यह एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है, तो इसे हम टच नहीं कर सकते। तो ये इस ग्रुप में ये अलग है। तो ये विंडोज जिस ऑप्शन में रहेगा दोस्तों, ये 3 नंबर ऑप्शन में है और यही हमारा आंसर हो जाएगा विंडोज। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यह सैलोगिज्म का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें पहले 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, सभी कुत्ता शेर है और कोई हाथी शेर नहीं है। तो आइए हम लोग इसको वेन डायग्राम बना लेते हैं पहले और उसके सहारे ही इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सभी कुत्ता शेर है, सभी कुत्ता शेर है, यह हो गया डॉग। तो सभी कुत्ते क्या है, शेर है, यह है लाइन। कोई हाथी शेर नहीं है, कोई हाथी मतलब कोई हाथी शेर नहीं है। नो एलिफेंट्स आर लाइन्स। तो कोई हाथी जो है वह ये हो गया हाथी, कोई भी हाथी जो है वह शेर नहीं है। तो इसका वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा दोस्तों। अब हमें जो कंक्लूजन्स दिए गए हैं, जो निष्कर्ष दिए गए हैं, उसको देखना है कि इस वेन डायग्राम के सहारे कौन सही है कौन गलत है। तो दोस्तों जैसे पहला स्टेटमेंट है कि कोई कुत्ता हाथी नहीं है, कोई कुत्ता हाथी नहीं है। तो यह चूंकि हाथी एक अलग इसका परिधि है और कुत्ता का अलग परिधि है, दोनों एक दूसरे से कहीं संपर्क नहीं रखता है, तो इसलिए यह स्टेटमेंट जो कोई कुत्ता हाथी नहीं है सही हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, कोई शेर कुत्ता नहीं है, कोई शेर कुत्ता नहीं है। लेकिन यहाँ देखेंगे दोस्तों तो ये पूरा का पूरा शेर है और इसके अंदर ही इम्बेडेड है डॉग, कुत्ता। तो इसका मतलब कि कुछ ऐसे शेर भी हैं जो कुत्ते हैं। तो कुछ यहाँ सम का रिलेशन बनेगा कि सम लाइन्स आर डॉग्स, कुछ ऐसे शेर हैं जो कुत्ते हैं। तो इसलिए हमारा यह कहना कि कोई शेर कुत्ता नहीं है गलत हो जाएगा। अब है अगला स्टेटमेंट, कुछ हाथी कुत्ते हैं, कुछ हाथी कुत्ते हैं। हाथी और डॉग दोनों अलग अलग, इनका पूरा परिधि अलग है, तो इसलिए यह स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इस केस में केवल ऑप्शन नंबर 1 सही होगा और यह जो हमारे पास 4 ऑप्शन है उसमें ऑप्शन नंबर 4 पे है और 4 नंबर ऑप्शन में है कि केवल एक निष्कर्ष 1 सही है और वही हमारा आंसर होगा दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाली संख्या का चयन करें। यहाँ पे दोस्तों एक नंबर सीरीज दे दिया गया है, उसमें एक क्वेश्चन मार्क है हमारे पास और उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसमें एक सीरीज दे दिया गया है 55, 58, 64, यहाँ क्वेश्चन मार्क और आगे दे दिया गया है 85। हमारे पास ऑप्शंस है दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन है 77, 2 नंबर ऑप्शन है दोस्तों 70, 3 नंबर ऑप्शन है 67
और 4 नंबर जो ऑप्शन है दोस्तों वह है 73। तो अब देखिए यहाँ क्या रिलेशन है, यही हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पहला नंबर है 55, दूसरा है 58। 55 में 3 जोड़ देंगे तो 58 आएगा दोस्तों। अब देखिए 58 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों, तो 64 आएगा, 6 जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ जो है हम क्या करेंगे 3, अब ये 3 में इसमें भी सीरीज है, ये सीरीज ऑफ सीरीज है दोस्तों। 3 + 3 हो रहा है 6, अब 6 + 3 कर देंगे तो 9 यहाँ जुड़ जाएगा, तो 9 × 4 = 13 का 3, हाथ में 1 और 6 और 1 7, 73 होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, पहले अब ये 9 है तो 9 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ 12, यहाँ 12 जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और 7 और 1 8, 85 ये हो जा रहा है। इसका मतलब 73 हमारा आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 भी हमारा हल हो गया है। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 24 और 25। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ एक फोटो दे दिया गया है दोस्तों और इसमें हमें काउंट करना है त्रिभुजों की संख्या। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 24 में हमें त्रिभुजों की संख्या गिनकर बताना है कि कितने त्रिभुज होंगे। तो दोस्तों इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये है 1 नंबर त्रिभुज, यहाँ ये 1 नंबर त्रिभुज हो गया दोस्तों। फिर दूसरा एक त्रिभुज हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये 2, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या गिन कर बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि इसको एक नंबर दे देते हैं, A B C D E F G H I J K L M। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, एक त्रिभुज हो जाएगा HFI, एक त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों FBC, दूसरा त्रिभुज हो जाएगा, पहला त्रिभुज हम लोग लिखते जाते हैं HFI, दूसरा त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों FBC, तीसरा त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों FLM, चौथा त्रिभुज एक हो जाएगा दोस्तों FJK, FJK। अब हम लोग इस फिगर में देखते हैं कि एक पहला त्रिभुज हो जाएगा, जैसे पांचवा त्रिभुज अब ये होगा CDK, CDK, CDK। छठा त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों DBJ, DBJ, यह छठा त्रिभुज हो जाएगा। सातवां त्रिभुज हो जाएगा ADG, ADG। आठवां त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, अब हम लोग इस त्रिभुज में आएंगे JHG, JHG। नौवां त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों GKI, GKI। और 10वां त्रिभुज हो जाएगा GED, GED। इस तरह से इसमें टोटल 10 त्रिभुज और यह 1 नंबर ऑप्शन में है और यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो यह क्वेश्चन नंबर 24 था। अब इस सेट का अंतिम क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है।
यहाँ दोस्तों एक क्वेश्चन दिया गया है, 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में सही उत्तर के लिए 1 अंक और गलत उत्तर के लिए -1 अंक दिया जाता है। अगर किसी प्रश्न को छोड़ दिया गया हो तो 0 अंक दिया जाता है। जैसे कि एक एग्जामिनेशन है जिसमें 80 प्रश्न पूछे गए हैं, एक सही उत्तर के लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 है। राइट आंसर के लिए +1 मार्क दिया जाता है और रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क दिया जाता है और नॉट अटेम्प्ट जो है, नॉन अटेम्प्टेड, उनके लिए 0 मार्क दिया जाता है यदि विद्यार्थी ने कुल प्रश्नों में से केवल 80% प्रश्नों का उत्तर दिया है। विद्यार्थी जो था उसने 80% क्वेश्चंस के आंसर करे हैं और उन्हें मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं 32 क्वेश्चन मार्क्स उन्हें आए हैं, तो उसने कुल कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, राइट क्वेश्चंस कितना उन्होंने आंसर दिए हैं। तो हम मान लेते हैं कि उन्होंने x क्वेश्चन को, उस विद्यार्थी ने x क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। तो अगर सबसे पहले देखते हैं कि टोटल नंबर कितने थे, 80, टोटल 80 क्वेश्चंस थे और 80% का उसने जवाब दिया। तो 80 का अगर हम 80% निकालेंगे दोस्तों तो यह होगा 64। मतलब टोटल 64 क्वेश्चन उसने बनाए और हमने मान लिया है कि उन्होंने सही क्वेश्चन कितना बनाया, तो x। तो गलत क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन कितना हो जाएगा, रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा टोटल जितना उसने बनाया उसमें से अगर जितना उसने सही बनाया है उसको घटा देंगे तो यह हो जाएगा इतने क्वेश्चन उसके गलत हुए हैं। और अब हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर हम इसे सजा देंगे, एक समीकरण बना देंगे दोस्तों। जैसे कि अगर x सही है तो x सही उत्तर के लिए उसे 1 नंबर मिला, प्लस जो गलत थे, गलत क्वेश्चंस के लिए उसके 1 नंबर काट लिए गए, तो इसको गुना कर देंगे -1 से और यह दोनों मिला करके उसे नंबर टोटल कितने आ रहे हैं, 32। अब बस इस समीकरण को अगर हम हल कर लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। x को 1 से गुना करेंगे तो x होगा, प्लस अब -1 से 64 में गुना करेंगे दोस्तों तो ये -64 हो जाएगा और ये -x को -1 से गुना करेंगे तो +x हो जाएगा, यहाँ बराबर में 32 रहेगा दोस्तों। तो अब इसके अगले चरण में हम लोग देखते हैं x और x दोनों प्लस में है तो 2x हो जाएगा। यह इधर माइनस में है, बराबर के इधर में अगर इसको ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो अब 32 और 64, 4 और 2 6 और 6 और 3 9, 2x का वैल्यू है 96, तो x का वैल्यू हो जाएगा 96/2, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 48। कहने का मतलब है कि उसने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए थे, तो 48 क्वेश्चंस के जवाब उसने सही दिए थे और यह हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह 4 नंबर ऑप्शन में है और ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा ये जो CGL का 3/3/2020 का शिफ्ट 2 का जो क्वेश्चंस पूछा गया था उसके रीजनिंग सेक्शन का हल हम लोगों ने अभी किया और आपको इसी चैनल के माध्यम से इस सेट का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा दोस्तों। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।